हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फिगर शोज अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन द रीजन। यहाँ पर हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे रखी हैं। हमें ये बताना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। ठीक है। तो जैसे हम देखें कि ये वाली जो सर्फेस हमें गिवन है, यहाँ पर 40 वोल्ट लिखा है। हाँ। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का मतलब ये हुआ कि इस पूरी सर्फेसेस का जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा, चाहे मैं ये एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, चाहे पॉइंट यहाँ पे ले, चाहे हम पॉइंट यहाँ पे लें, सभी पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम आएगा। सिमिलर तरीके से हम बाकी सर्फेसेस का भी कह सकते हैं। पूरी सर्फेस का पोटेंशियल 30 है, इस सर्फेस का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इस सर्फेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अब ये क्यों होती हैं वो हम थोड़ा समझते हैं। वैसे हमने एक चीज़ और सुनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मेटेलिक सर्फेसेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। उसका रीजन क्या है वो भी समझ लेंगे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे परपेंडिकुलर क्यों होती है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक मेटल सर्फेस ले ली, जैसे कोई मेटल की सर्फेस है, तो यहाँ पर अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा ही इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो सेंटर से इस सरफेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से रेडियस बनेंगे, इसकी रेडियल लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमेशा ही रेडियल होगी, ऐसे 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है जो रेडियल लाइंस होंगी वही तो मेटल की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइंस बनाते हैं हमेशा ही। यहाँ पर ऐसी लाइंस बनाते हैं रेडियली, जिनको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर से पास होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इस तरीके की हम हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ऐसे रेडियल। और देखो, क्योंकि मेटेलिक जो सरफेस रहती है वो एक पोटेंशियल सरफेस होती है, उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि अगर मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ना हुई तो क्या हो रहा है उससे, वो समझते हैं एक बार ना। जैसे मान के चलो किसी ने कहा कि ये एक पोटेंशियल सरफेस है, अगर फील्ड इस तरीके से हुई तो क्या हो रहा है इसके कारण। देखो, अगर फील्ड ऐसे आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको हम टेंजेंशियल कह सकते हैं। किसी भी वेक्टर के हम दो कंपोनेंट तो कर ही सकते हैं, और एक दूसरा कंपोनेंट हम इस तरीके से रेडियल कर देंगे इसका। ठीक है, तो दो कंपोनेंट अपने आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये जो कंपोनेंट है ना वो सरफेस के अलोंग है, तो जब भी अगर हम सरफेस के अलोंग मूव करेंगे अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है क्योंकि सरफेस के अलोंग है, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल चेंज आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे हम तो पोटेंशियल में तो चेंज आता है। ये रिलेशन हमें पता है, द रिलेशन बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये होता है dv मींस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पर डी आर ई और डी आर का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ हम कुछ इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ सपोज करो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं और मुझे इस तरीके से मूव करके जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे इस डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे कुछ ये अपना डी आर है। हमने क्या किया, यहाँ से मूव करके हमने ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया। अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल है तो मैंने थीटा ले लिया। तो अगर इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वैसे तो आता है ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। एक्चुअल में डी आर कॉस थीटा है क्या वो एक्चुअल में, इसको अगर हम आगे डॉट प्रोडक्ट को एक्सपांड करें यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच में जो भी एंगल है उसका कॉस थीटा, इस तरीके से आएगा। अब ये डी आर कॉस थीटा है वो क्या है वो समझते हैं। देखो, अगर हम इसका इधर की तरफ प्रोजेक्शन ले डी आर वेक्टर के दो कंपोनेंट करें अगर हम, तो हमें इस तरीके से मिलेंगे। एक कंपोनेंट तो वो आएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये होगा अपना डी आर कॉस थीटा के बराबर। बाकी एक कंपोनेंट इस तरीके से आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा अपना डी आर sin थीटा। डी आर कॉस थीटा वाला तो अपना ये कंपोनेंट है, मींस डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो कि डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो अगर कोई भी अगर कंपोनेंट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल चेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये 90 डिग्री वाला है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ सकता। इस डायरेक्शन में हम अगर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की 90 डिग्री पर है, तो इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम किसी एंगल पर जाते हैं कोई भी एंगल ले तो हमेशा ही पोटेंशियल में चेंज आएगा। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो पोटेंशियल सरफेस की हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर ना हुई तो कोई भी वेक्टर होगा उसका कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल पे कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे इधर कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में अगर हम चाहेंगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा डेफिनेटली। और अगर यही एंगल अगर 90 होता तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता मींस चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाता, पोटेंशियल कांस्टेंट होता। तो वही चीज़ हम यूज करते हैं। सबसे पहले एक तो हमें समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पोटेंशियल सरफेस की परपेंडिकुलर होंगी। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो यहाँ से समझ सकते हो, जैसे मान के चलो मैंने थीटा बराबर जीरो ले लिया या फिर कोई एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव साइन लगा है। मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल है, या फिर अगर हम कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा रहे, थीटा उस समय जीरो हो जाएगा। मतलब कुल मिला के थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, पर इसके आगे एक माइनस साइन लगा। तो यहाँ से जो डीवी की वैल्यू है वो नेगेटिव आई, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है। यहाँ पर हम इतना तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होगी।
अब परपेंडिकुलर में भी हम दो डायरेक्शंस बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं भी पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या रहता है कि मैं वेक्टर फॉर्म में पूछता है, दोनों ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे। उतना तो मैं समझ आ गया, इलेक्ट्रिक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर एक हम लाइन ऐसे भी बना सकते हैं, और दूसरा परपेंडिकुलर कोई कह सकता है कि एरो इधर से ही तो हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल तो देखो इधर ही जाने पर डिक्रीज करता है, यानी ये वाला अपना सही है। ठीक है, दूसरा वाला जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, तो ये सही है, इसलिए को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये अपना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बस अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, और चेंज इन पोटेंशियल पता है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा अपना डी आर कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डी आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम मूव करें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करो, सिंपल आसान होता है कैलकुलेशन। मेन लाइन्स को पहले तो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कुछ हमें इस तरीके का डायग्राम गिवन है। एक तो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन आ गई इस तरीके से, दूसरी अपनी ये वाली लाइन है। कोई भी हम दो लाइन को ले लेते हैं, मैं सिंपली 40 वोल्ट और 30 वोल्ट वाली लाइन को थोड़ा जूम करके इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक लाइन तो अपनी यहाँ से पास हो गई, दूसरी इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगी अपनी। ठीक है, दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना इसी लाइन में, उस तरीके से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपना 1 हो जाएगा। ये मीटर में दिया, ऐसा यूनिट्स में ये दिया है 0, ये दिया है 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मैं अभी के लिए ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, इस पॉइंट को मैं सी कह दे रहा हूँ। तो ये 1 दिया है, ये वाला ये 1 मीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल का जो चेंज आ रहा है, जो आ रहा है अपना 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट का आ रहा है। और ये वाला जो एंगल हमें दिया है वो 135 डिग्री दिया है। बाकी सारी लाइन्स पैरेलल भी है, ये सारे एंगल भी देखो इक्वली आएंगे। ये वाला एंगल भी अपना कितना हो जाएगा, सेम 135 डिग्री। अगर ये सेम 135 हो गया तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 135 आ जाएगा सेम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ। ये 1 वाला पॉइंट है ना, एंगल है, इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। ये अपना जो एंगल है वो 135 डिग्री आ जाएगा। इधर वाला ये टोटल एंगल ऑफ सम तो 180 होता है, ये अपना 45 डिग्री आ जाएगा। इसको 45 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस ओबी की लेंथ निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपना आ जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। लिखो पोटेंशियल में कितना चेंज आया, तो फाइनल पोटेंशियल 30 है, इनिशियल वाला कितना अपना 40 है। फाइनल माइनस इनिशियल लिखो चेंज को, फाइनल है अपना पोटेंशियल 30, इनिशियल 40 है। देखो चेंज इन पोटेंशियल हो गया, डिवाइडेड बाय हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं सिंपली। ये वाला जो डिस्टेंस हम मूव कर रहे हैं वो ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ये देखो एसी है, एसी का अगर हम cos 45 निकालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये अपना हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये बेस हो जाएगा और ये सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर हम करें यहाँ पे एसी का साइन 45, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमें ए बी मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू कॉस 45, ए सी कॉस 45 आ जाएगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, सॉरी साइन 45 बोला है ना, साइन 45। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू तो 1 है, 1 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 आ रहा है ए की वैल्यू, इसको हम यहाँ पर रख देंगे 1/√2 इंटू कॉस थीटा। कॉस किसके के बीच का एंगल था, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। यहाँ तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, मूव भी इसी डायरेक्शन में करना है, तो हमेशा ऐसे ही किया करो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो, उससे फायदा ये है कि डी आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम लाइन में आ गई, ये एंगल हमेशा ही 0 आएगा cos 0। ठीक है, तो सिंपली अपना बन गया डी आर cos 0 को बन गया। ठीक है, cos 0 इससे क्या आसान पड़ता है बात। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये -10 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा +10, ऊपर जाएगा, फाइनली ये अपना आ गया 10। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है अपना आ चुका है 10√2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर की साइड में ऐसे करता हूँ, इसकी यूनिट जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा अपना ये न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो यानी अपना ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी न्यूटन पर कूलम को हम वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी यूनिट इसकी सही है, वोल्ट पर मीटर देखो यहाँ से आ रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इससे वोल्टेज है, ये वोल्ट है पर मीटर, वोल्ट पर मीटर करने के इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं। बाकी यहाँ से भी समझ आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल है, ये वोल्टेज है और ये डिस्टेंस है, तो मीटर है, इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर ना। तो न्यूटन पर कूलम लिखो या फिर वोल्ट पर मीटर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, वोल्ट पर सही से आ गया। आगे अगर हो सकता है कि क्वेश्चन अगर आपको आगे मिले उसमें वेक्टर फॉर्म में भी आंसर दिए जाते हैं, तो एक बार मैं जल्दी से वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके और बता देता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में अगर होता तो हम कैसे करते हैं। देखो मैग्नीट्यूड तो जस्ट निकाल ही लिया हमने, और हमें एंगल भी पता है कि कितनी डिग्री पर अपनी फील्ड आ रही है, और सब तो हमें क्या करना है, जस्ट कंपोनेंट करना है उसमें ना। कंपोनेंट करना देखो मैं जल्दी से बताता हूँ, वो वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ताकि टेंसर और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सारा हमने कर ही लिया है। तो मैं भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही थी, ये उसकी डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड हमने भी निकाला ही है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है अपनी वो यहाँ पर ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल है वो भी 45 आ जाएगा नेक्स्ट। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये 45 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं क्योंकि अपना tan√2 आया है, तो चाहो तो अभी इसको मैं ई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ई के अपन दो कंपोनेंट कर देते हैं जल्दी से। एक तो कर देते हैं एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का। एक इधर आ जाएगा, बाकी दूसरा इधर आ जाएगा। फाइनली अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना ई cos 45। cos 45 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, और बाकी ये हो जाएगा अपना sin 45, ये भी 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इस ई को तो ले लो कॉमन। ठीक है, एक काम और कर लो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही रख दो ना, ई की वैल्यू tan√2 इंटू 1/√2 अगर किया, ये सिंपली अपना 10 आ रहा है। ठीक है, तो सीधा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको लिखेंगे 10 आई कैप प्लस ये वाला अपना वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 जी कैप वोल्ट पर। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक स्टेप और आगे चले जाते जैसे भी आ जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। जब भी कभी इलेक्ट्रिक इस तरीके से पोटेंशियल लाइंस दी जाए, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन हमें ड्रॉ करना है जो इनके परपेंडिकुलर है। फिर सिंपली हमें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल का कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय इन दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस, शॉर्ट में हमें इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, बाकी आगे से कभी करो तो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उन दोनों सरफेसेस के बीच का गैप कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बाकी डायरेक्शन तो हम देख ही लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने को पोटेंशियल रखना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ये भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।